क्या है डर्टी बम जिसका डर छा गया है और कहा जा रहा है कि रूस या यूक्रेन दोनों में से कोई इस्तेमाल करने वाला है डर्टी बम। यहाँ एक तरफ ये सनसनी फैल रही है तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप को बचाने भारत आ रहा है सामने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई अब भी चल ही रही है, खत्म नहीं हुई है, लेकिन इस बीच एक खबर ने बहुत ज्यादा हंगामा मचा दिया है। सबसे पहली बात तो ये है कि यूरोप में उथल पुथल है वो अलग दिख रहा है, नाटो के अंदर भी फूटमत है वो भी अलग देखने को मिल रहा है। लेकिन अचानक से रूस ने ये कह दिया कि खेरासन से आदमी जितने हैं वो निकल जाएं, और इसके पीछे कहने की वजह ये थी कि रूस ने कहा कि सबसे पहले अपनी जान बचाओ और जान बचाकर वहाँ से निकलो। जैसे ही खेरासन, जिसे इस वक्त रूस ने कब्जा लिया है, वहाँ पर ये बात आने लगी कि पुतिन ने ये आदेश दिया है कि आप यहाँ से निकल जाओ, वैसे ही ये समझ में आने लगा कि क्या यहाँ पर हमला करेगा रूस। तो रूस खेरासन पर क्यों हमला करेगा? रूस के खेरासन पर हमला करने की संभावना कम दिख रही है, पर अब कहा जा रहा है कि कई ऐसे इलाके हैं या हो सकता है यूक्रेन अपनी ही जमीन पर एक रेडियो एक्टिव बम दागे, और ये रेडियो एक्टिव बम होगा डर्टी बम। आखिर डर्टी बम है क्या चीज, तो आपको बता दें, ये रेडियो एक्टिव बम एक तरीके से परमाणु बम ही होगा, लेकिन इसके फटने से उस तरीके के विनाशकारी आग, गोला बारूद ये नहीं निकलेगा, बल्कि इसके फटने से रेडियो एक्टिव कचरा निकलेगा। और ये कचरा कैसा होगा, तो आपको बता दें, ये कचरा होगा रेडियो एक्टिव कचरा। इसका विस्फोट परमाणु बम की तरह विनाशकारी तो नहीं होगा, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर रेडिएशन फैलेगा, और रेडिएशन फैलने से क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं जापान में फटे हुए हिरोशिमा नागासाकी बम से, जिसमें अभी तक कई सालों के बाद भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं, अपाहिज पैदा होते हैं, कई तरह की जेनेटिक बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। अब रूस का ये कहना है कि यूक्रेन इस बम का इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करके रूस के ऊपर आरोप लगा देगा, ताकि पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो जाए। और अगर ऐसा कोई भी घटना होती है तो रूस पर बम दागने का आरोप लगता है, तो ज्यादातर देश रूस के खिलाफ हो जाएंगे कि रूस ने बिल्कुल सही नहीं किया। रूस के जो सहयोगी हैं वो भी अपना समर्थन खींच लेंगे। अब यूक्रेन का कहना है कि हम नहीं, बल्कि परमाणु हथियारों का यूरोप के इस हिस्से में अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो वो रूस इस्तेमाल करेगा और कोई नहीं करेगा। विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा, जो कि यूक्रेन के हैं, उन्होंने कहा कि डर्टी बम को लेकर ये बहुत बड़ा झूठ है और बेतुका है। हम तो एनपीटी के समर्थक रहे हैं, वो परमाणु बम भी नहीं बनाना चाहते हैं, और इस तरह की आरोप रूस लगा रहा है जिसकी प्लानिंग वो खुद ही कर रहा है। वैसे आपको बता दें, यूक्रेन ने एनपीटी साइन किया हुआ है और यूक्रेन ने अपने आजादी के बाद सारे न्यूक्लियर हथियार दे दिए थे रूस को। इसके पीछे कारण ये था कि जब बंटवारा हुआ तो सब चीज का बंटवारा हुआ, हथियारों का भी बंटवारा हुआ। ऐसे में रूस ने सारी परमाणु मिसाइलें और परमाणु हथियार यूक्रेन से ले लिए थे। आपको याद होगा, यूक्रेन ने भारत के परमाणु परीक्षण का यूएन में विरोध भी किया था और कहा था कि देखो, आप परमाणु परीक्षण करके हथियारों की होड़ लगा रहे हो, हमने तो आजादी के बाद ही अपने परमाणु हथियार दे दिए थे, हमने फिर कभी परमाणु हथियार बनाए नहीं। खैर, ये युद्ध एक अलग मोड़ लेता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन एक दूसरी तरफ भी तबाही मच रही है, और ये तबाही कहीं न कहीं एशिया से रिलेटेड है। हमने आपको बताया था, जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें पता होगा कि यूरोप, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान का गैस चोरी कर रहा था, तेल चोरी कर रहा था। हो क्या रहा था, रूस से बड़ी मात्रा में सप्लाई निकलती थी, और ये सप्लाई आधे रास्ते से, जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं, एलएनजी के टैंकर, ये टैंकर पहुंच जाते थे यूरोप। अब सिंगापुर से भी गैसप्रोम को लेकर अचानक से भारत को ये कह दिया कि हम आपको गैस सप्लाई नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंधों की वजह से या किसी वजह से। और इसी तरीके के हालात पाकिस्तान के भी बने, बांग्लादेश के बने। पाकिस्तान की तो ये छोड़िए, कतर जैसे मुस्लिम देश ने भी पाकिस्तान को गैस देने से मना कर दिया था, क्योंकि जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट और डील पहले हो चुके हैं, उन डील को तोड़कर ये देश क्या कर रहे थे, आधे रास्ते से ये सारा माल चला जा रहा था
है यूरोप। यानी यूरोप एक तरफ प्रतिबंध लगा रहा था और दूसरी तरफ चोरी छिपे तेल गैस वगैरह खरीद रहा था, क्योंकि यूरोप की लाइफलाइन है ये। अब कतर ने और रूस ने इन सारे ने ये कह दिया कि भैया हम अब तुमको डाइवर्ट कर नहीं देने वाले हैं तेल और गैस। यानी जो एशिया के साथ हमारी डील हुई है हम उस डील को पूरा करेंगे। अब इसके पीछे भी वजह जान लीजिए। ये बात पहले भी कहा जा सकता था रूस के द्वारा, कतर के द्वारा या अन्य देशों के द्वारा, लेकिन उन्होंने पहले ये बात नहीं कही। जब तक कि उनके पास सफिशिएंट स्टोरेज नहीं हुआ तब तक उन्होंने डाइवर्ट कर के उन्हें देना जारी रखा। अब 5 दिसंबर से लगने वाला है प्रतिबंध और इस प्रतिबंध की वजह से अब ये देश भी चाह रहे हैं कि नहीं, हम अपने पुराने कस्टमर न बिगाड़ें, हम एशिया के देशों के साथ भी बिक्री करते रहें। और एशिया के देशों ने भी विरोध जताया था कि जब हमारी डील पहले ही हो चुकी थी तो आप ये डील तोड़कर यूरोप को क्यों डाइवर्ट कर रहे हो, ये तो गलत है, ये तो पार की नीतियों के भी खिलाफ है। अब यहाँ पर यूरोप संकट में फंस चुका है। मान लो आप किसी तरीके से जैसे तैसे यूरोप निकाल भी लेता है ये सर्दियाँ, तो आने वाला साल उसके लिए बहुत कष्टकारी होने वाला है। और इस बात को तो कतर ने भी साफ साफ कह दिया है कि जल्द ही यूरोप को प्रतिबंध हटाने के बारे में और रूस से तेल और गैस का व्यापार शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ये विंटर भले जैसे तैसे निकल जाए, आने वाला विंटर बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे यूरोप के कई देशों ने काफी हद तक स्टोरेज इस साल के लिए कर लिया है, ये बात भी सच है, लेकिन आने वाले सालों के लिए स्टोरेज तैयार नहीं है और ऐसे में प्रतिबंध हटाना इनकी मजबूरी बन सकती है। पर फिलहाल एक समस्या और है जो यूरोप के सर पर चढ़कर बोल रही है, और वो ये है कि अगर तेल और गैस की ये जो डिमांड है ये कम भी हो जाती है तो भी भविष्य में इन्हें ग्रीन एनर्जी पर मूव करना होगा, और ग्रीन एनर्जी पर मूव करने के लिए ये किसी न किसी देश का सहारा ढूंढ रहे हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत के अदानी ग्रुप ने मोरक्को में 2 ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं जो प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी यानी कि हाइड्रोजन एनर्जी या सोलर एनर्जी इस पर काम करेंगे। वैसे आपको बता दें मोरक्को चाह रहा है कि दुनिया भर में वो हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी का सप्लाई करे, और इसके लिए उसे चाहिए निवेशक, और निवेशक के लिए वो भारत के अदानी ग्रुप को कांटेक्ट कर रहा है। कहा जा रहा है कि जल्द ही मोरक्को में ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के साथ ही यूरोपीय देशों को एनर्जी का एक नया सेक्टर मिल जाएगा। वैसे आपको बता दें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस वक्त कोयला के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं और इसके पीछे कारण तेल और गैस की कमी बताई जा रही है, पर अदानी ग्रुप भविष्य में यूरोप के लिए ऊर्जा का स्रोत देगा। ऐसे आपको क्या लगता है, भारत और चीन के पास जो 50 साल का कोयला रिजर्व है, इन्होंने सही वक्त पर सही निर्णय लिया, आखिरकार वो काम आएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।